स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा इस बात की हो रही है कि हमारी और आपकी जेब में, हमारे और आपके किचन में और हमारे और आपके किसी भी काम में जो महंगाई की मार पड़ी, जो हमारी वॉलेट पे डाका पड़ा है ना, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तालोचन जी, ये बताइए कि अभी तो फ्रेट रेट बढ़ा दिया आप लोगों ने 14% तक, क्या निकट भविष्य में और बढ़ने जा रहे हैं? क्या और ज़्यादा मुश्किल खड़ी करेंगे आप लोग? देखिए नीरज जी, अभी मैंने आपको बताया कि जो मार्केट के अंदर 50% प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन कम होने की वजह से गाड़ियां ज़्यादा हैं और इसलिए जो रेट बढ़ना चाहिए था वो रेट अभी नहीं बढ़ा है। और आज जो भी ट्रांसपोर्टर है वो अभी इसको किसी तरह से घाटे में चला रहा है, जैसे भी वो अपना टाइम पास कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ेगा और मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिक डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन और बढ़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ये कहना है तनेजा जी से कि सरकार तक ये बात जरूर पहुंचाएं कि ये जो रोज रोज डीजल का बढ़ना है, कम से कम इसको 3 महीने पे सेट कर दें, ताकि हम लोग भी अपने आप को तैयार कर सकें अगले 3 महीनों के लिए। और अगर कोई इतनी बड़ा जो सेक्टर है जिसकी तरफ जो अभी बात कर रही थी हमारी अपना गौरी जी, उन्होंने कहा कि चाइना में लॉजिस्टिक की इतनी कम वो है, तो चाइना के अंदर अगर आप जाओगे तो सड़कों पर भ्रष्टाचार नहीं मिलता है। हिंदुस्तान में आप एमपी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ किसी स्टेट के अंदर, तो आपको बैरियर निकलने के लिए भ्रष्टाचार के रूप में पैसा देना पड़ता है। आप कितने भी सही हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। और इसके लेटर लगातार हमने अपनी मिनिस्ट्री को लिखे, नोडल मिनिस्ट्री को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अगर सरकार आज भी इस पे ध्यान नहीं देगी तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो रीढ़ की हड्डी है ये खत्म होने वाली है, ये टूटने वाली है और इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। महंगाई अपनी जगह है, लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ऐसा लगता है कि वो हर एक चीज में किसी भी चीज को सेटल नहीं करना चाहती, कोई भी डिमांड पब्लिक की सेटल नहीं कर पा रही है। हम लगातार उनसे संपर्क में हैं, लेकिन आश्वासनों के अलावा कभी कोई मीटिंग भी नहीं होती है हमारी। और जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने पूरा साथ दिया है इस कोरोना में, आप एक दफा भी नहीं कह सकते कि कोई हमने स्ट्राइक की या हमने कोई प्रोटेस्ट किया अपने लिए, क्योंकि हमने देखा कि इस वक्त देश पर मुसीबत है। लेकिन अब हमने एक फैसला किया ऑल इंडिया मोटर ने कि एक दिन का हम काला दिवस बनाने जा रहे हैं 28 तारीख को, 28 जून को। पूरे देश भर में चक्का जाम रहेगा एक दिन के लिए, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और सरकार इस सेक्टर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करे। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इतना बड़ा सेक्टर नहीं तो तबाह हो जाएगा, जिसने इतना रोजगार दिया। और सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग देते हैं, हमें कोरोना में किसी टैक्स में कोई छूट नहीं मिली है, किसी ईएमआई में हमारे को कोई छूट नहीं है, कोई हमें इन्होंने अभी तक किसी इंटरेस्ट में छूट नहीं दी है। तो हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या सरकार का रवैया है, जबकि हर एक आदमी दुखी है। सरकार को अगर मुश्किल है तो हमें भी मुश्किल है। तो इसके ऊपर सरकार का फर्ज बनता है कि सरकार उसको देखे कि इसको कैसे कर सकते हैं। और रेवेन्यू के और रास्ते कह रहे हैं, इसका नेट रिजल्ट ये आ रहा है। जी तालोचन जी, आपकी पॉइंट टेकन है। मुझे लगता है तनेजा जी इस बात को ऊपर तक रखेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा सेक्टर है। और मैंने अभी आपको बताया कि सुबह क्रेडिट से स्विस की जो रिपोर्ट है बहुत गंभीर चिंता है इस सेक्टर के लिए व्यक्त करेगी। कीमत लॉजिस्टिक, नीरज जी, लॉजिस्टिक की कीमत नहीं, एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूं तालोचन जी कि आपके सेक्टर को मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर वो नहीं की जाएगी देश के अंदर और मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि अभी तो डिमांड सप्लाई ट्रकर्स की ज्यादा है। लेकिन अभय दुबे जी, जितना आपने एक बात जो कही, उस बात को मैं थोड़ा सा और कुरेदना चाहता हूं कि क्या महंगाई जैसे इश्यूज लोगों के बीच में उतना ज्यादा असर नहीं करते क्या? चलिए तनेजा जी और गौरव जी तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, ये ज्यादा मैटर करता नहीं मुझे लगता है, क्योंकि झेल लेता है आदमी, आदी हो चुका है, क्या उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ये लोग जैसे आपने कहा ना कि अगर आमदनी भी बढ़ती रहे लोगों की और महंगाई बढ़ जाए तो इससे लोगों पे कोई खास असर नहीं पड़ता। इस बार ज्यादा असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आमदनी खत्म होती जा रही है लोगों की। हर क्षेत्र में जिनकी डीप पॉकेट्स हैं, जो बहुत अमीर आदमी हैं, उनको छोड़ के बाकी सब लोग बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं। यहां तक कि मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं कहूंगा मेरी आमदनी भी घट गई है, और काफी घट गई है, काफी असर आ गया। मैंने अपने सीए से बात की थी, उन्होंने कहा आपकी आमदनी तो घट रही होगी। हमने कहा हाँ, मेरी आमदनी भी घट रही है। तो सबकी आमदनी घट रही है, इसलिए सबके ऊपर इसका असर पड़ रहा है। अब मैं सोचता हूं और अंदाजा लगाता हूं एक राजनीतिक समीक्षक के रूप में कि इसका लोगों के ऊपर जो असर पड़ रहा है
उसके पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, उसके राजनीतिक फलितार्थ क्या होंगे, क्या लोगों का गुस्सा जो है वो सरकार के खिलाफ वोट देने के बारे में परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, और उसको होने से रोकने के लिए सरकार कौन सी युक्तियां अपनाएगी, कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, ये सब देखने की बात है। मैं मानता हूं, जैसे तरिया जी ने कहा कि सब सरकारें संवेदनशील होती हैं, जो लोग राजनीति में हैं वो संवेदनशील हैं, पार्टियां संवेदनशील हैं, ठीक है, लेकिन पार्टियां बहुत ही चतुराई से सोचती हैं। वो ये सोचती हैं कि किस मुद्दे पर वो गैर संवेदनशील बनी रह सकती हैं और किस मुद्दे पर उन्हें संवेदनशील होना अनिवार्य है। तो आर्थिक प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसपे पार्टियों का मानना है कि इसपे ज्यादा संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी के सवाल पे कोई, देश में कितनी बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी के सवाल पे कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन, किसी किस्म की मांग कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगी आपको, कोई गोलबंदी नहीं होगी। महंगाई कितनी ज्यादा है, हमेशा बढ़ती रहती है, अभी तो हद ही पार कर गई है, लेकिन आपको कोई भी इसमें राजनीतिक पार्टियां जो है सवाल पे कोई आंदोलन करते हुए, कुछ भी करती हुई नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो मेरा केवल कहना यह है कि जब तक सरकार को यह डर नहीं लगेगा कि वो चुनाव हार सकती है, उसके वोट 5 से 10% गिर जाएंगे इन सवालों के ऊपर, तब तक सरकार वो तरीके नहीं सोचेगी कि राजस्व भी किसी तरीके से बढ़ता रहे एक सीमा तक, लेकिन महंगाई को एक सीमा से ज्यादा न बढ़ने दिया जाए। जी गौरी द्विवेदी, इस कोरोना काल में हेल्थ केयर पे भी बड़े खर्चे बढ़ गए हैं। पहले जो 5% था वो 11% हो गया है और बहुत सारे खर्चे बढ़े, लेकिन अब काफ़ी हम लोग इसकी विवेचना कर चुके हैं। लेकिन क्या किया जाए, क्या उपाय करनी चाहिए सरकार को जिससे कि इसको काबू में लाएं? क्योंकि अब देखिए, जो भी बात हो रही है ना कि महंगाई बढ़ना बहुत बुरी बात नहीं होती, अगर आपकी आमदनी बढ़ रही तो आप उसको एडजस्ट करते हैं, लेकिन आमदनी बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन बन रही है, तो क्या करना चाहिए सरकारों को? क्या करें, कैसे इसको कम करें? जी नीरज जी, बहुत अच्छा सवाल है। बात यह है कि जब तक हम पाई को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। उसी पाई के ज्यादा से ज्यादा टुकड़े करने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक एनालॉजी के तौर पे बता रही हूँ। मैंने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात क्यों कही? मैंने इससे कही कि अगर हम चाह रहे हैं कि आगे से ज्यादा निवेश आए, निवेश सिर्फ सर्विसेज कंपनीज और टेक कंपनीज में और स्टार्टअप्स में नहीं चाहिए, हमें निवेश चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में। अभय दुबे जी ने बात करी बेरोजगारी की। बेरोजगारी सारे रिकॉर्ड पार कर चुकी है, बट वो सर्विसेज सेक्टर से पूरे नहीं होंगे। हमें मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें दुनिया में कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले हमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। एक आंकड़ा देती हूं, जब ये सरकार आई थी तो एक बोला गया था, ये बात कही गई थी कि एक्सपोर्ट्स, इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का 5% हिस्सा बनेंगे। 2014 में वो 1.6% थे। उसके बाद से 7 साल के बीच में वो 1.6 से 1.7 के बीच में ही रहे, वो 2% भी नहीं टच कर पाए। तो 5% अगर हम टच करने की उम्मीद रखते हैं, टारगेट रखते हैं, उसके लिए हमें गेम चेंजिंग चेंजेस करने पड़ेंगे। लेबर लॉ मुश्किल चीज है, कोई बात नहीं, बाद में उसे सुलझा लेंगे। लैंड लॉ मुश्किल चीज है, बाद में सुलझा लेंगे। लॉजिस्टिक्स तो सुलझाइए, पोर्ट कनेक्टिविटी तो सुलझाइए, रोड कनेक्टिविटी तो बेहतर करिए, और उसके लिए आपको चाहिए गेम चेंजिंग बड़े निर्णय, तभी मैन्युफैक्चरिंग आएगी। एक आंकड़ा और देना चाहूंगी। बात की गई थी जब यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर चल रही थी 2018 में, तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लोग बोल रहे थे कि इंडिया में निवेश भारी तौर पे बढ़ेगा क्योंकि कंपनियां चीन से निकलेंगी और इंडिया में आएंगी। ऐसा नहीं हुआ नीरज जी, बहुत डिसअपॉइंटिंग डेटा है और अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेंड हम अरेस्ट नहीं कर पाए। करने के लिए हमें गेम चेंजिंग निर्णय लेने पड़ेंगे।